आखिरकार दहाइयों से जिस चीज़ का खदशा था वो हो गई। इसराइल और ईरान की जंग ये एक ऐसी चीज़ है कि शायद दो नस्लें जवान हो गई हों ये सुनते सुनते कि एट सम स्टेज ये चीज़ होने वाली है, और आखिरकार वो हो गई 13 जून को, जब इसराइल ने अनप्रेसिडेंटेड अटैक किए ईरान की जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं और उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उन पे हमला करके उनको शहीद किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। 13 जून 2025 यानी कि 2025 के मिडल के तकरीबन मिडल में इसराइल ने ईरान पे अटैक किए, और ये इस तरह से अटैक किए कि दुनिया को बहुत सी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर कर दिया। कि पहली बात ये है कि कैसे हो सकता है आखिरकार कि आपकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप हो, एंड माइंड यू कि ये ईरान की आर्मी की बात नहीं हो रही बल्कि ये जो पासदारान इनकलाब हैं उनकी बात हो रही है, कि उन पे इसराइल ने अटैक किया ना। अगरचे ये बात 13 जून की है, लेकिन इसराइल के ख़ुद जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो ये तस्दीक करते हैं कि ये 2024 ग़ालिबन अक्टूबर 2024 से उन्होंने इस चीज़ की प्लानिंग शुरू कर दी थी कि उन्होंने ईरान पे इस तरह से अटैक करना है। नाउ क्यों ईरान पे इस तरह का अटैक हुआ, किस तरह से वो कामयाब हुए, ईरान का ये एक पर्ल हार्बर मूवमेंट कैसे हुआ कि उनको पता नहीं चला और इतना बड़ा अटैक हो गया। वाल ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जब जंग ख़त्म होगी तो उसके बाद इस पे एनालिस्ट बैठेंगे, बातचीत होगी, देखेंगे, सोचेंगे कि सारा क्यों हुआ। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त लग रहा है वो ये है कि शायद ईरान को तवक्को नहीं थी कि जब मुज़ाकरात चल रहे हैं एटमी तवानाई, एटम बम एंड सो फोर्थ, इन चीज़ों पे, तो उसके दौरान कोई ऐसी बात नहीं होगी। नाउ 1967 में भी ऐसा हुआ कि जब इसराइल और बाकी अरब मुल्कों की जंग हुई तो उस वक्त भी इससे मिलते जुलते सर्कमस्टांसेस रहे, इस तरह से कि अमेरिका और बरतानिया ने अश्योर किया कि अब जंग बंदी है, कोई किसी पे अटैक ना करे। लेकिन अरब मुल्कों ने इस बात को एग्जैक्टली ऐसे ही मान लिया और अपना गार्ड लो किया। जब लो किया तो इसराइल ने उनके जो लॉन्चिंग पैड्स थे, जो एयर बेसिस थी, वो तबाह कर दी, और उसके बाद इसराइल जंग जीत गया इसलिए कि दूसरी तरफ से कोई एयर पावर वगैरह उनके पास अब नहीं थी। तो यहाँ पे भी शायद ईरान यही कुछ सोच रहा था, लेकिन इसराइल ने वही कुछ किया जो इससे पहले कर चुका था कि मुज़ाकरात के दौरान अटैक कर दिया। ना क्या इससे ईरान का कोई दिफा किया जा सकता है? ऑब्वियसली कोई दिफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जब एक ऑलमोस्ट हालत जंग में हैं, एक हॉस्टाइल एरिया में हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप एक जगह पे सोई हुई हो और उनको निशाना बना दिया जाए? बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सी थ्योरीज़ हैं कि ये अटैक कैसे हुआ। एक ये है जो इसराइल ऑफिशियली क्लेम करता है कि हमने 200 फाइटर जेट्स इसमें यूज़ किए, और दूसरी भी चीज़ जो ऑफिशियली वो क्लेम करते हैं कि हमने ये ड्रोन्स ईरान के अंदर से ही उड़ाए थे। अब ये दो थ्योरीज़ हैं कि आखिरकार अटैक किसने किया, ये भी चीज़ें सारी बाद में समझ आएंगी, अभी तो सिर्फ दावे हैं। मेरा गुमान ये है कि ड्रोन्स वाली थ्योरी ज़्यादा बेहतर लगती है, इसलिए कि इसराइल ने जो अटैक किए हैं वो अपने जो टॉप जहाज़ F-35 है, अगर उससे भी करे तो नेवतम बेस और तेहरान का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 620 मील के लगभग है, और 540 मील के लगभग जो है वो इस स्पीड पे F-35 ने आना है, विच मीन्स कि उसको पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1.25 घंटा लगना है, और फिर 1.25 घंटे लगना है वापस जाने में। कुछ और टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं छोड़ना चाहता हूं कि वो रास्ते में फ्यूलिंग कहाँ करेगा, एयर फ्यूलिंग के लिए लैंड करेगा या हवा में उसको फ्यूलिंग मिलेगी, सो ऑन सो फॉर्थ। उस चीज़ को छोड़ते हुए सवाल ये है कि अगर इसराइल ने जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का वो अपने जब जहाज़ उड़ाए उन्होंने उससे पहले अगर जाम कर दिया, तो फिर क्या वजह है कि ईरान के पास 1.25 घंटा होने के बावजूद अपनी मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने कहीं शिफ्ट नहीं किया? दे जस्ट डिडंट थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि हमारा सारे का सारा एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जो है वो जाम हो गया है। टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, टॉप साइंटिस्ट, इन सब को प्रोटेक्ट करना ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए थी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे जब वहाँ से इसराइल ने जहाज़ वगैरह अपने उड़ाए और बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे आके उन्होंने अपना ये सिस्टम शट किया, तो ये भी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि 200 जहाज़ों का हवा में एयरबोर्न होना, ये गज़ा की तरफ तो 200 ने जाना नहीं है, इस तरफ आ रहे हैं, रास्ते में उर्दन है और इराक़ है, तो दुनिया की किसी एजेंसी ने इस चीज़ को नोट नहीं किया। वो तकरीबन कोई 1 घंटे के लगभग वो ईरान की हदूद में आने से पहले वो हवा में रहे। ओसेंट जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स होते हैं उसमें से किसी ने पिकअप नहीं किया। ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं जो ठीक है मिलिटरीली वो कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जासूसी वगैरह तो कर रहे हैं, उनमें से किसी ने नोट नहीं किया। तो इसलिए वो जो ड्रोन्स वाली थ्योरी है वो ज़्यादा प्लॉजिबल लगती है कि ये हो सकता है कि मुल्क के अंदर से ही उड़ाए गए हों और उसके बाद फिर
अटैक किया गया। और ये मुमकिन है कि इसराइल के तैयारे वगैरह आगे पीछे घूम वगैरह चले गए। अगेन बाकी बाद में आएंगी, लेकिन फ़िलहाल इन माय ओपिनियन ये जो ड्रोन्स वाली थ्योरी है ये ज़्यादा एप्ट नज़र आ रही है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 224 शहादतें ईरान में हो चुकी हैं और 24 कन्फर्म्ड डेथ हैं इसराइल में। यहाँ पे एक सवाल उभरेगा कि इसराइल के लोग जो हैं वो इतने कम क्यों, कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो अंधाधुंध इधर उधर फेंक रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान ने भी अनप्रेसिडेंटेड अटैक किए हैं। ऐसा अटैक इसराइल पे नहीं हुआ इससे पहले। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उनकी तबाह हुई, उनके एयरपोर्ट्स, उनकी ऑयल की रिफाइनरीज, उनकी बीचेस या पोर्ट्स, माफ़ी चाहता हूँ, ये इस तरह का अटैक इसराइल ने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन रीज़न वहाँ पे जो फ़िज़िकल यानी कि जो डेथ है वो इसलिए कम होती है कि वहाँ पे उनका जो बैकअप सिस्टम है, जो बंकर्स वगैरह हैं, वो हैं कि वो ज़मीन के नीचे अपने शहरियों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। अगेन दिस वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि उन्होंने अपने शहरियों को बंकर दिए हुए हैं और ईरान ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप के लिए कोई बंकर नहीं दिए हुए थे। दैट क्वेश्चन विल रिमेन। लेकिन ये बहरहाल एक वजह है कि इसराइल में जो डेथ टोल है वो कम क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं एक और अहम सवाल की तरफ कि आखिरकार इसराइल ने ये हमला किया ही क्यों। वेल, एक उसकी ऑफिशियल वजह बताते हैं कि ईरान के से हम न्यूक्लियर पावर अगर ईरान के पास आ जाते हैं तो ये इसराइल के लिए ख़तरा होगा, तो हमने उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ये अटैक किया है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे रजीम चेंज की बातें भी इसराइल में स्ट्रेट वे होना शुरू हो गई कि हमें वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं चाहिए। अब जब वो रजीम चेंज की बात करते हैं तो ये जहन में रखें कि उनका मतलब ये नहीं है कि जो करंट वहाँ पे हुकूमत है ये रिप्लेस हो जाए। रजीम चेंज का मतलब है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो चेंज हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो लेटर से अटैक कर देते हैं, वहाँ की जो क्लर्जी है उसको ख़त्म कर देते हैं, तो जो क्लर्जी की रिप्लेसमेंट में जो क्लर्जी आएगी वो तो वैसे ही नज़रियात रखने वाली है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वहाँ के सदर को अगर आप हिट करते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, तो जो नया सदर आएगा वो भी वैसा ही होगा। तो उनकी मर्ज़ी बुनियादी तौर पे वहाँ पे एक सेकुलर सेटअप लेके आने का है, ऐसा सेटअप जो इसराइल की जो ग्रेटर एक्सपेंशन है उस पर खामोश रहने वाला हो। अभी हमने देखा है, अगरचे मैं बाद में इस पर बात करूंगा कि इस पर एक उम्मत का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन फॉर नाउ इसराइल की इतनी दीदा दिलेरी है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका उसके साथ है, बल्कि उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि इराक़ वाले भी रजिस्ट नहीं करते, सीरिया वाले भी रजिस्ट नहीं करते, उर्दन वाले तो छोड़ ही दें, खैर बात ही और है, सऊदी अरब वाले भी नहीं करते। उनकी मौजूदगी में वो गज़ा में जो कुछ किए जा रहा है वो किए जा रहा है। एक ईरान से उनको ये ख़तरा था हिस्टोरिकली, जो भी चपकलिश रही है कि किसी न किसी हद तक ईरान से ही उनको प्रॉब्लम रहे कि इसको अगर हम रजीम चेंज कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी का सेकुलर सेटअप अगर हम लेके आते हैं, जो कि वहाँ पे रज़ा शाह पहलवी की कुछ ना कुछ बाक़ियात मौजूद हैं, तो फिर हमें वो एक्सपेंशन जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। नाउ रजीम चेंज इज़ नॉट जस्ट द गवर्नमेंट चेंज, तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है वो चाह रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम रह जाती है कि अगर नेगोशिएशंस हो रही हैं और फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तो इसराइल के पास वो लीगल जस्टिफिकेशन क्या रह जाती है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की इजाज़त इंटरनेशनल लॉ में होती है, लेकिन उस वक्त जब आप साबित कर सकें कि हम पे एक इमिनेंट थ्रेट, बिल्कुल अभी हम पे हमला होने वाला है और उस हमले को होने से पहले हमने उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। ये करंट इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं है, हज़ारों साल से जो दुनिया में कन्वेंशंस हैं, जंगी रवायात हैं, सब में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इसराइल कोई चीज़ ऐसी साबित नहीं कर सकता कि ईरान से उसको इमीडिएटली कोई ना कोई ऐसा मसला दरपेश था। इसका कोई एविडेंस नहीं है। देयरफॉर एक्चुअली जो अटैक है ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा एक और वजह जो इंटरनेशनल मीडिया में कम उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, इंसिडेंटली इसराइली मीडिया में ज़्यादा किया जा रहा है, और वो ये है कि इसराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे पॉलिटिकल एक अनरेस्ट है उसके ख़िलाफ़ जो शिकायतें हैं, उसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो मामलात हैं, कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बाहर ऐसा हवा खड़ा कर देता है कि लोगों को अमर मजबूरी उसके साथ फिर खड़ा होना पड़ता है, कभी गज़ा की सूरत में, कभी किसी सूरत में। और अब जो ईरान पे जो अटैक है, इसराइल का अपना लोकल मीडिया ये जो रिपोर्ट कर रहा है कि बुनियादी तौर पे वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए लोगों को एक और रेड हेरिंग, ट्रक की बत्ती उसके पीछे लगा रहा है कि ये अटेंशन का फोकस मैं ना बनूं, बल्कि जो इंटरनेशनल में काम कर रहा हूं वो बने। अब उसमें बहुत से ऐसे इवन लेफ़्ट के वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जो इसराइल के हक़ में नहीं थे, लेकिन अब उसने चूंकि इसको एक नेशनल मैटर बना दिया है तो चाहते ना चाहते सबको उसके साथ होना पड़ता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे इंडिया में गौरव वारिया, अर्नब गोस्वामी और वो जो उनके बड़ी मूछों वाले जर्नल साहब हैं, वो लोगों को इतना चार्ज कर देते हैं
कि कांग्रेस और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जंग के अलावा कुछ और सॉल्यूशंस पे भी यकीन रखते हैं, उनको भी चाहते ना चाहते मजबूरी तो के तौर पे आना पड़ जाता है, इसलिए कि कोई भी ये लेबल नहीं लगाना चाहता कि ये गद्दार हैं, ये वतन के साथ नहीं खड़े हुए। इसराइल में भी यही प्रॉब्लम होता है कि इवन वो लोग जो जंग के ख़िलाफ़ हैं, इस मामले में वो भी नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं। अब आते हैं ईरान ने अभी तक जो रिस्पॉन्स दिया है और जो ईरान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी तक जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है, इट्स क्वाइट रिमार्केबल एक्चुअली। ये और बात है कि हमारे यहाँ अभी भी इसको शायद किसी एक मसलक की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन आई थिंक ये ट्रांसेंड करता है। मसलक के एतबार से ज़ाहिर सी बात है कि सुन्नी अहले तशी वो एक अपनी जगह पे डिफरेंस रहेगा, और मेरा ख्याल है कि इसको ऐसा देखा नहीं जाना चाहिए ईरान ने, बल्कि जो अचीव किया है उसको देखा जाना चाहिए कि वो अचीवमेंट है क्या। बिलखसूस जो हाइफा पे अटैक है, ये बहुत ही मीनिंगफुल है, क्योंकि ये सिर्फ हाइफा पे अटैक नहीं है, बल्कि ये जो ट्रैक्स फॉर पीस नामी इनिशिएटिव जो कि यूरोप को इसराइल और इसराइल के बाद सऊदी अरब और सऊदी अरब के बाद फिर एक पूरे इंडिया तक जो एक रास्ता वो बना रहा था कि पीछे से जो शिप्स आने थे वो हाइफा तक आने थे, हाइफा से आगे एक ट्रेन चलनी थी जो इसराइल से होकर फिर तबूक वाले रास्ते जहाँ पे ये नियोम बन रहा है वहाँ से सऊदी अरब और सऊदी अरब से बाकी अरब मुल्क और फिर वहाँ से समंदरों के ज़रिए इंडिया तक। ये पूरे का पूरा एक नक्शा था जो कि चाइना के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न था, क्योंकि उनका जो औबोर या वन बेल्ट वन रोड जिसका एक छोटा हिस्सा हमारा सी पैक भी है, उसके लिए शायद एक अल्टरनेटिव रूट वगैरह की बात हो रही थी। लेकिन वहाँ पे अटैक करने के बाद ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी शो की है कि वो इतने बड़े लेवल पे स्ट्राइक करके ये जो आपका नया मंसूबा है वो उसको भी हर्ट कर सकता है। दैट्स क्वाइट मीनिंगफुल। तो ये तो उसी शाम 13 जून की शाम को ईरान ने करना शुरू कर दिया। कुछ इल्ज़ामात अलबत्ता पाकिस्तान पे भी लगते हैं जो जिसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान ने भी उनके सिस्टम को बहाल करने में उनकी मदद की, और उसके बाद फिर ईरान ने जो दो काम किए, एक तो अपने जो उनका डिफेंस है उसको मजबूत किया और दूसरा जो काउंटर जो स्ट्राइक हैंगे वो स्टार्ट की। इसके अंदर ये भी खबरें आईं कि जो उनके F-35 थे वो 2 ईरान ने मार गिराए हैं। अब इसराइल वाले कहते हैं ऐसा नहीं है, ईरान वाले कहते हैं ऐसा है, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि जब कोई मुल्क ये कहता है कि हमने आपके जहाज़ मार गिराए हैं तो उसके बाद वो ख़बर आम तौर पे सच्ची ही होती है, इसलिए कि जहाज़ को मार गिराए जाने का जो दावा है वो छोटा नहीं होता, दूसरे मुल्क को साबित कर रहे हैं कि आपने नहीं गिराए। ये काम सिर्फ इंडिया ही करता है, बैठे बैठे पाकिस्तान के F-16 गिरा देता है, जी F-17 थंडर गिरा देता है, बाद में साबित कुछ नहीं होता। तो खैर ये अभी तक जो है उनकी जो अपनी एयर स्पेस है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो, और दूसरे जो आयरन डोम है, कहना से हाफिज़हुल्लाह किसी को बुरा तो नहीं लगेगा किसी को, खैर वो भी बुरे तरीके से नाकाम हुआ है और अब इंटरनेशनली वाइडली रिपोर्ट किया जा रहा है कि आयरन डोम फेल हो चुका है, डेविड स्लिंग इनफैक्ट सिस्टम फेल हो चुका है। तो अब वहाँ के जो बड़े मामलात हैं वो ये हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ईरान के वो टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। ये वही तरीका है ईरान ने जो पहले उन्होंने पिछले साल जो उन्होंने अटैक किए थे इसराइल पे, कि पहले उनके सिस्टम्स को वो चोक करते हैं विद रिलेंटलेस जो ड्रोन्स हैं, और उसके बाद जब वो सिस्टम उनका चोक होता है तो फिर हाइपरसोनिक को वैसे भी रोकना जो है एक सर्टन मार्क से ऊपर दुनिया का कोई अभी तक ऐसा क्रेडिबल सिस्टम नहीं है जो इन मिज़ाइलों को रोक सके, और ईरान ने वो किए हैं। और ईरान का भी ये कहना है कि ये जो हम मिज़ाइल कुछ हमने नए शुरू दागे हैं, ये अपना हम जो स्टॉक पाइल है उसको एम्प्टी कर रहे हैं, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी हमने फ़ायर करने हैं ना। जंग के अंदर रेटरिक बहुत ज़्यादा होती है, दावे बहुत किए जाते हैं, ये देखा जाएगा कि ये काम वाकई हो सकता है या नहीं हो सकता, बट एज़ वी स्पीक जो ईरान का दावा है वो अपनी जगह पे यही है। इसमें यह भी एक अहम डेवलपमेंट है कि इसराइल में एक अमेरिकन काउंसलेट भी हिट हुआ है, यानी कि ईरान जो अटैक कर रहा है बेसिकली इट्स क्वाइट फार रीचिंग। ये तो वो बातें हैं कि जो ईरान ने अभी तक की हैं। अब अगली बात यह है कि ईरान के पास फर्दर ऑप्शंस क्या हैं। इस सारे मामले में ईरान के पास जो तुरब का पता है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट या आबनाए हॉर्मुज़ है। इसकी क्या अहमियत है? वो इसकी अहमियत ये है कि दुनिया का तकरीबन कोई 20 एंड अकॉर्डिंग टू सम फिगर्स 20% से भी ज़्यादा जो तेल है वो इस जगह से जाता है, और ईरान ने कई बार ये बात कही है कि मैं इसको चोक कर सकता हूँ। इसको चोक करने का मतलब ये है कि दुनिया में अचानक तेल महंगा होगा, वो $100 पर बैरल पे जा सकता है। माइंड यू कि जुमे को ऑलरेडी ये $75 पर बैरल पे जा चुका है, उसको उस फिगर को ये हिट कर चुका है। तो अगर ये $100 पे जाता है तो इसका मतलब ये है कि महंगाई दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑयल उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका बरह रास्त नुकसान शायद अमेरिका को ना हो, इनडायरेक्टली हो, लेकिन डायरेक्ट नुकसान उसका यूरोप को डेफिनेटली ज़रूर होगा। और फिर वही तेल जो कि फ़ार ईस्ट वगैरह में जाता है वहाँ पे भी नुकसान होगा। तो नेचुरली वो लोग भी ईरान के साथ खड़े होंगे, इसलिए कि ईरान का ये एक जवाबी काउंटर मेजर होगा
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि दुनिया को अपने साथ इस तरह से खड़ा करे ना। इसमें यूएई का कुछ तेल है, सऊदी अरब का तेल है, उनके पास अपनी कुछ सुरंगें वगैरह हैं जिससे वो जा सकता है, लेकिन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है। मिसाल के तौर पे तकरीबन कोई 20% जितना आरामको जो तेल दिन का प्रोड्यूस करती है उसका अराउंड कोई 20% के लगभग तकरीबन इतना बनता है कि वो उन टनल्स के ज़रिए उसको गुजार सकता है। तो अगेन अगर गुजार भी लेता है तो फिर भी एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन के साथ। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है हूथीज़ का कि जो बाबुल मंदब अगर उसको चोक कर दिया जाता है, हूथीज़ को अगर चोक कर देते हैं तो फिर मामला इसराइल के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो जाता है, बाकी यूरोप के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि जब ऑयल ऊपर जाता है तो हर चीज़ आपकी ऊपर जाती है। उससे ईरान क्या अचीव करेगा? उससे ईरान ये अचीव करेगा कि यूरोप मजबूर होगा इस चीज़ पे कि वो इसराइल को फोर्स करे कि तुम ये फजूल जंग बंद करो, गैर कानूनी जंग बंद करो, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, सर्टनली हमारा लेना देना नहीं है, तो हम इस जंग में तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए कि वहाँ पे उन्होंने अपने वोटर्स को बताना होगा कि आपकी ब्रेड क्यों महंगी हुई है, आपकी अद्वियात क्यों महंगी हुई हैं, आपका मक्खन, आपका दूध, एवरीडे की जो ग्रोसरी है वो क्यों महंगी हुई है। और अगर लोगों को ये बताएं कि सारा कुछ हम इसराइल की मोहब्बत में बर्दाश्त कर रहे हैं, ऑब्वियसली पीपल डोंट वांट दैट। आगे एक छोटा लेकिन बड़ा अहम सवाल सामने आता है कि क्या किसी नए इंटरनेशनल ऑर्डर की तैयारी की जा रही है? इट डज़ हैव सम क्रेडिबिलिटी इस कंसर्न के पीछे, इसलिए कि अगर आपने ईरान की जोहरी तवानाई को ही कंटेन करना है कि वो कोई एटम बम ना बना ले, तो ये तो ईरान पहले एग्री कर चुका है, चाइना के साथ एग्री कर चुका है, रशिया के साथ कर चुका है, यूरोप के साथ कर चुका है, अमेरिका के साथ कर चुका है। लेकिन उस एग्रीमेंट को 2018 में ट्रंप ने ख़ुद ख़त्म किया था। तो ईरान तो आपकी बात मान रहा है, आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्या आपको बहाना ढूंढ रहे हैं, सम एक्सक्यूज़? तो एक तो ये इसके अंदर थोड़ी सी क्रीडेंस आती है इस बात से कि शायद जो अमेरिका कर रहा है 2018 में भी उसने किया, वो इसलिए है कि उनको इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो बहाना उनके पास है, ईरान ने उनसे वो ले लिया, एक ही उनके पास जो गोली थी वो उनके चैम्बर से निकाल ली, तो अब उनके पास क्या बहाना है? तो उन्होंने इस मामले को ख़त्म कर दिया कि डायरेक्ट ईरान पे अटैक कर दो। फिर एक तरफ ये नेगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने 60 दिन दिए हैं ईरान को कि वो हमारी बात मान जाए, उसके बाद उसे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। एंड इंसिडेंटली 60वें दिन ही इसराइल उस पर अटैक कर देता है। अभी टाइम वो सारा पूरा भी नहीं होता। सो दिस सीम्स टू सजेस्ट कि शायद जो नया इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इसराइली जो एस्कटोलॉजी है, जो स्टडी है एंड ऑफ टाइम्स की, उसको सामने रखते हुए कि अब हम अपना जो हमने मोहब्बत बनाना है यहाँ पे हैकले सुलेमानी, और यहाँ पे हमने जो तख्त बनाने हैं जिससे हमने दुनिया पे हुकूमत करनी है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि इस इलाके से रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए और उसके पीछे अमेरिका वगैरह उसके पीछे खड़े हों, यूरोप वाले खड़े हों। तो इसके लिए जंग नागुज़ीर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर ये नागुज़ीर है उसके लिए। तो क्या एक नए ऑर्डर के लिए थर्ड वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं? दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ चीज़ों को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी होगा। नंबर एक तो ये कि एक ओमेटिक कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइव होता नज़र आ रहा है। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग में पूरी उम्मत ने सेलिब्रेट किया था, इस जंग में भी हम देख रहे हैं कि अगरचे पाकिस्तान के अंदर कुछ एक एलिमेंट पाया जाता है कि लोग इसको अभी भी मसलक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी रिमार्केबल बातें की कि हमें एक जो सब मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए। इसके अलावा सऊदी अरब ने ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बड़े केयरफुली अल्फाज उन्होंने चूज़ किए, अपना इंटेंट शो किया। बाकी इस्लामी दुनिया में भी ईरान के साथ लोग खड़े हैं कि वो इसको देख रहे हैं कि ये एक ऐसी जंग है कि जो मुसलमानों की और सहूनियों की है ना। ये तो कुछ जज्बाती बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और वो ये कि अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर, और वो डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने एक डैमिंग पोस्ट की है एक्स पे जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 12 खरब डॉलर, कई हज़ार अमरीकी जानें हमने गंवा दी हैं, और इम्प्लाई कर रहे हैं कि इसराइल की वजह से। और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं दे आर बीन पोर्ड इनटू ईरान, कि जो इस वक्त जो दुनिया है जिसमें रशिया, चाइना एंड सो फोर्थ हैं, वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। विच इज़ टू से कि अगर बात तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जाती है तो ये मुहर्रकात बड़े अहम होंगे, इसलिए कि इट्स नॉट लाइकली कि रशिया और चाइना खामोशी के साथ तमाशा देखते रहें, उनको भी अपनी प्रेजेंस इस इलाके में फ़ील करानी है। तो एक तरफ वो हों,
एक तरफ अमेरिका और इसराइल हों और ईरान के साथ पाकिस्तान और कुछ मुसलमान मुल्क हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं, एटलीस्ट उर्दन पे दबाव डालते हैं कि वो अपनी एयर स्पेस ना बंद किया करे ईरान के लिए, दिस कुड एक्चुअली बी अ स्टार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो मे बी एज़ वी स्पीक हम जो दुनिया में जो तीसरी आलमी जंग है उसके इब्तदाई हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन यही सवाल फोर्ब्स के एक प्रोग्राम में एडमिरल मार्क मोंटगोमरी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि तीसरी जंग अजीम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल इस वक्त मिडल ईस्ट में है, सऊदी अरब, यूएई आगे पीछे, ईरान ने अगर उन पे अटैक किया तो फिर हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा सकते हैं। To World War III, no, but a few factors in here, and I don't think Iran will intentionally strike the moderate Arab states, like Saudi Arabia, UAE, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain. However, they could try to strike U.S. forces in those countries. If they do, if there's one way this campaign gets more painful, Iran, it's involve us directly. इसके अलावा एक बात जो इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती है कि ये बात शायद तीसरी जंग अजीम की तरफ जाए, वो डेली मेल, जो कि ग्रांटेड बहुत ज़्यादा क्रेडिबल पेपर नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम लेकर एक ईरानियन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जो कि उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड का हिस्सा हैं, मोहसिन रज़ाई, उनके हवाले से कहा है कि पाकिस्तान ने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि अगर इसराइल आप पे जोहरी हमला करता है तो हम भी उस पे जोहरी हमला ही करेंगे। अब ये बहुत अहम बयान है, अगरचे पाकिस्तान ऐसी चीज़ों से ख़ुद को डिस्टेंस पे रखता है, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि माफ़ी चाहता हूँ, एक ईरानियन सीनियर ऑफिसर को ये बात कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी। मुमकिन है कि ये कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो जो उन्होंने इंटरप्रेट की हो, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन उसी सूरत में आ सकती है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से उनके साथ खड़े होने का उनको इंदिया दिया हुआ है कॉन्फिडेंस में कि वी आर विद यू। उसको शायद उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट कर लिया हो, लेकिन बहरहाल एक न्यूट्रल पावर का किसी और पावर के साथ खड़े होना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आखिरी इंडिकेशन कि शायद ये बात थर्ड वर्ल्ड की तरफ जा रही हो, अगर हम दुनिया में आगे पीछे देखें क्या हो रहा है, जो ट्रंप जो अंडर प्रेशर है इस वक्त, उसको अगर देखें, रशिया को देखें, पर्टिकुलरली रशिया, यानी इस जंग से कुछ दिन पहले रशिया ने एक बड़ी पावर मूव मेक की है, और वो ये कि उसने अपने TU-160 2 तैयारे अमेरिका के तकरीबन कुछ 400 कुछ मील के लगभग के फासले पे वो ले गया है। अब ये जो TU-160 हैं, ये कोई आम तैयारे नहीं हैं, ये केपेबल हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं, जिस लेवल का ये वेपन कैरी कर सकते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। ये जो अमेरिका के जो टॉप टियर उनके जो फाइटर तैयारे हैं, ये उनकी लीग में आता है, और इन हालात में इसका वहाँ पे मूव करना ये कोई आम बात नहीं है ना। वन कैन से कि शायद उन्होंने जो यूक्रेन ने अटैक किया है, शायद उसके बाद एक डिफेंसिव मूव हो, बट इट डजंट लुक लाइक कि वही डिफेंसिव मूव होगी। उनको उसी जगह पे क्यों मूव कर रहे हैं जो कि इतनी आइसोलेटेड है कि वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं पहुँच सकती, और वो अमेरिका के करीब है, उनको तो कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता था। और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका ने भी अपने 500 से 1000 के दरमियान मरीन्स अलास्का की तरफ मूव किए हैं, लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा बात है। लेकिन अगर इनमें से कुछ ना कुछ सच्चाई है तो दिस कुड बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हम ये कह रहे हैं कि जो पावर प्लेयर्स हैं उन्होंने भी जो बसात है उसके ऊपर अपने मोहरे आगे पीछे हिलाने शुरू कर दिए हैं, और इन अमिड्स ऑफ दैट इतना बड़ा अटैक इसराइल का ईरान पे और ईरान का आगे से रिस्पॉन्स, इट कुड लुक लाइक कि बाद जंग अजीम की तरफ जा सकती है ना। अगर न गई, ये रुक गया, तो फिर भी इसको जंग अजीम का एक प्रीटेक्स्ट ही कहा जा सकता है, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो अभी एक्सप्लोड कर जाए, कर भी सकती है जो सारी हक़ाइक़ हमने सामने रखे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर वो रुक जाती है तो वो एक टेम्प्रेरी रिप्रीव होगी। इट लुक्स लाइक कि ये मामला एस्केलेट करेगा, क्योंकि इसराइल ने यहाँ से आके पीछे नहीं हटना है, ईरान ने भी पीछे नहीं हटना है। हालात ऐसे बन जाते हैं तो पाकिस्तान ने भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ईरान के बाद फिर आगे पाकिस्तान है। वो तो क्लियर डॉक्ट्रिन है इसराइलियों की कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को पूछेंगे, तो पाकिस्तान बेहतर है कि ईरान के साथ मिल के ईरान में ही उनको रोके। रशिया भी खामोश नहीं बैठेगा। अमेरिका की इतनी बड़ी मजबूरी है कि वहाँ पे ट्रंप अगर इसराइल के साथ नहीं खड़ा होता तो AIPAC ने जितना पैसा लगाया हुआ है, ट्रंप को इम्पीच करके नया सदर लेके आएंगे। ये बड़ी सीधी बात है।
वहाँ पे सदर है, सारा कुछ है, लेकिन वो सदर बड़ा कमज़ोर सदर है। जब इसराइल की बात आती है, जो नीचे उनके पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सदर को इम्पीच करना उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अगर कोई भी पीछे नहीं हट रहा, देन इट लुक्स लाइक कि अभी ना सही, शायद अगली दफ़ा जंग अज़ीम ज़रूर लग जाए।